हेलो दोस्तों, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। दिल्ली में कई साल से रहते हुए भी हसामुद्दीन इस शहर को ठीक ढंग से देख नहीं पाया था। कभी प्लान करता तो पैसे न होते, जब पैसे होते तो कारखाने की छुट्टी न होती, जब छुट्टी होती तो कुछ घरेलू काम पर जाता था। लेकिन उस शनिवार को हसामुद्दीन अपने कमरे से यह सोचकर निकला था कि आज तो कनॉट प्लेस में घूमना फिरना होगा। उसकी इच्छा तो मेट्रो से जाने की हुई थी, लेकिन किराया ज़्यादा होने की वजह से वह डीटीसी की नारंगी क्लस्टर बस में ही चढ़ गया, जो टर्मिनल से ही भर चुकी थी। फिर भी उसे सबसे पीछे वाली एक सीट मिल गई थी। उसी समय दो लड़के पिछले दरवाजे की सीढ़ियों पर आकर बैठ गए। टर्मिनल से चलने तक बस में और ज्यादा भीड़ हो गई थी। कई आदमी हसामुद्दीन के सामने खड़े थे। उसने पत्ते शाह बाबा को याद किया और कहा, अगर सीट न मिलती तो आज खड़े होकर ही जाना पड़ता। जब बस अगले बस स्टॉप पर रुकी तो वहां से एक ट्रांसजेंडर पिछले दरवाजे से बस में चढ़ी, जो काफी पतली थी। उसका चेहरा लंबा और गोरा रंग था। उसने हाय हाय कहते हुए अपनी हथेलियों से 2 बार ताली बजाई। उसके माथे पर लाल गोल टीका लगा था, नाक में नथ और कान में झुमकी थी। उसका साधारण सा सूट सलवार था। उसकी क्लीन शेव, जो गहरे हरे रंग की थी, को चेहरे पर लगी सफ़ेद क्रीम ने छिपा रखा था। उसने अपने बाल ऊपर करके टाइट बांधे हुए थे, जिनमें गर्द भी भरा था और रूसी भी नजर आ रही थी। हसामुद्दीन ने सोचा, ताली बजाना इन लोगों की अपनी एक अलग पहचान है। तब तक वह ट्रांसजेंडर सवारियों से पैसे मांगने लगी थी। ताली बजाते हुए उसने हसामुद्दीन से कहा, दे न भाई। हसामुद्दीन ने हाथ के इशारे से कहा, मेरे 5 रुपए कंडक्टर के पास बकाया हैं, आप उनसे ले लो। हसामुद्दीन की यह बात सुनकर वह ट्रांसजेंडर मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। हसामुद्दीन अपनी सीट से उचक कर देखने लगा कि कंडक्टर से उस ट्रांसजेंडर ने पैसे लिए या नहीं। अगर ले लिए होंगे तो वह कंडक्टर से अपने पैसे नहीं मांगेगा। अरे यह क्या, वह ट्रांसजेंडर तो कंडक्टर के पास गई ही नहीं। हसामुद्दीन को अफसोस हुआ कि उसे कुछ दे देना चाहिए था। जब हसामुद्दीन अपनी सीट से उचक कर उस ट्रांसजेंडर को देख रहा था, तब कुछ लोगों को लगा कि वह अगले बस स्टॉप पर उतरेगा। उसे उचकता देखकर एक आदमी ने दूसरे आदमी को संकेत करते हुए कहा, वहां बैठ जाओ। लेकिन हसामुद्दीन तो दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया। तब कुछ लोग ट्रांसजेंडर और उसे देखने लगे। एक लड़के ने हसामुद्दीन को देखकर अपने चेहरे पर मन सी मुस्कुराहट दिखाई। अगले बस स्टॉप पर वह ट्रांसजेंडर उतर गई। उस लड़के के रिएक्शन पर हसामुद्दीन ने अपना मुंह नीचे कर लिया और सोचा, देश में जातिवाद, छुआछूत, बंधक मजदूर, लिंग असमानता, दहेज प्रथा, औरतों पर घरेलू हिंसा, बाल यौन शोषण, धार्मिक हिंसा, दलितों आदिवासियों का शोषण जैसे बहुत से मुद्दे हैं। फिर ट्रांसजेंडर को हीन भावना से देखना तो परिवार और समाज से ही मिलता है। पर क्या ये लोग हमारी तरह इंसान नहीं हैं? सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2014 को ट्रांसजेंडर समुदाय को तीसरे लिंग के रूप में मंजूरी तो दे दी थी, पर समाज का नजरिया अभी भी बदला नहीं है। हसामुद्दीन ने अपनी दाईं तरफ बैठे एक आदमी को देखा। उसके देखने पर उस आदमी ने पूछा, भाई साहब, अभी मेडिकल कितना दूर है? आने से पहले मुझे बता देना। हसामुद्दीन ने अपना सिर हाँ में हिलाया और उस आदमी से पूछा, क्या आप इलाज कराने जा रहे हैं? नहीं, कोई और भर्ती है, उस आदमी ने कहा। अभी मैं उस ट्रांसजेंडर के बारे में सोच रहा था। ऐसे बहुत से ट्रैफिक सिग्नल पर, रेल में लोगों से भीख मांगते दिख जाते हैं। इनकी हालत बहुत पतली है। वह आदमी बोला, पर भाई साहब, पैसे न देने पर ये लोगों से बदतमीजी करते हैं। किसी के घर खुशी होने पर ये उसके घर जाते हैं और मुन्ह मांगे पैसे लेकर ही वहां से टलते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें लोगों को दुआ और बद्दुआ देने की ताकत होती है। लोगों को इनसे डर भी लगता है, लेकिन बहुत से लोग तो इन्हें छक्का कहकर मजाक उड़ाते हैं। अगर ऐसा किसी के साथ होगा तो वह आपके खिलाफ कड़ा रुख ही अपनाएगा ना। अगर बसों, रेलगाड़ियों में ये नरमी बरतेंगे तो मुझे नहीं लगता कि लोग इन्हें सही से जीने भी देंगे।
जहाँ जाति धर्म क्षेत्र भाषा रंग रूप के नाम पर लोगों को जिंदा जला डालते हो, तो ऐसे समाज में ये क्या करें। सही माने में देखें तो इन्होंने जीने के लिए अपना ऐसा रुख किया है। इनको समाज में अच्छी तरह बसाने के बारे में हम सभी को सोचना चाहिए, हसामुद्दीन ने कहा। उस आदमी ने कहा, आपकी बात ठीक है, लेकिन क्षेत्र के विधायक सांसद इनके बारे में क्यों नहीं सोचते हैं। लोग तो एक दूसरे को हिजड़ा बोलकर बेइज्जती करते हैं। आपने बसों और ट्रेनों में सफ़र करते समय इन्हें लोगों से पैसे मांगते देखा होगा। इनमें से ज़्यादातर तो नकली होते हैं, जो हिजड़ों जैसा हुलिया बनाकर लोगों को ठगते हैं। उनमें से कईयों की तो पोल भी खुल चुकी है। उस आदमी ने अपनी बात रखी। जसोला अपोलो बस स्टॉप से कुछ और सवारियां चढ़ीं, लेकिन वे लड़के सीढ़ियों पर ज्यों के त्यों बैठे रहे। जब एक आदमी बस से उतरने के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ, तब उन लड़कों में से एक ने उसे हड़काते हुए कहा, अबे यही उतरेगा क्या। लेकिन उस आदमी ने तनते हुए कहा, क्या कह रहा है बे। वे लड़के उस आदमी की बात सुनकर चुप तो हो गए, लेकिन उसे घूरने लगे। उस आदमी के चेहरे पर डर का भाव तो नहीं था, पर वह दाएं बाएं देखकर चुप रहा। बस आगे बढ़ती जा रही थी। हरकेश नगर ओखला बस स्टॉप पर कुछ और सवारियां चढ़ीं और उतरीं। बस रुकते ही एक आदमी दौड़ता हुआ उन लड़कों के सामने आकर बोला, भाई ये बस मेडिकल जाएगी। एक लड़के ने उससे कहा, अबे नहीं जाएगी। जब वह आदमी कुछ पीछे हटने लगा, तभी कंडक्टर ने उसे आवाज दी, हाँ जाएगी। वह आदमी उन लड़कों के बगल से होता हुआ हड़बड़ी में अंदर आया और उन्हें डांटते हुए कहा, अबे तू तो कह रहा था कि बस मेडिकल नहीं जाएगी। इस पर वे दोनों लड़के तमतमाते हुए खड़े हो गए और उनमें से एक ने कहा, देखने में सही लग रहा है, जहाँ जा रहा है सही से जा, नहीं तो पीछे आ, अभी तेरी सारी गर्मी निकालता हूँ। उस आदमी ने दूसरी सवारियों से कहा, बताएं क्या इसकी गलती नहीं है, ऊपर से कह रहा है कि गर्मी निकाल दूंगा। उनमें से एक लड़का बोला, बस में गर्मी बहुत है, तू पीछे आ। उनके बीच में न कंडक्टर कुछ बोल रहा था, न सवारियां ही कुछ बोल रही थीं। बस सब ये तमाशा देख रहे थे। उन दोनों के बीच होती बहस के बीच हसामुद्दीन हिम्मत करते हुए बड़बड़ाया, लड़ो मत, शांत हो जाओ। कंडक्टर बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पर बैठा था और ड्राइवर निश्चिंत भाव से बस चला रहा था। उन्हें इस लफड़े से कोई मतलब नहीं था। बस में अब पीछे उतनी भीड़ नहीं थी। बस आश्रम बस स्टॉप पार कर चुकी थी। उन लड़कों में एक लड़का सांवला था। उसकी उम्र 15 से 16 साल के बीच होगी। उसके दांत साफ दिखे, कान में बाली पहनी हुई थी। दूसरे लड़के की उम्र 20 से 22 साल के बीच होगी, जिसके बाएं हाथ पर जगह जगह गहरे कट के निशान थे, जो उभरे हुए दिख रहे थे। उस लड़के के दांत मटमैले और रंग साफ था। बाल भूरे थे, जो उलझे हुए थे। छोटा लड़का उससे कह रहा था, भाई मुझे घर जाना है, कुछ पैसे दे दे। बड़ा लड़का लंपटता से बोला, अबे स्टाफ बोलकर चला जा। उस लड़के के स्टाफ कहने पर हसामुद्दीन को याद आया कि जब दिल्ली में ब्लू लाइन बसें चला करती थीं, उनमें स्कूल कॉलेज के बच्चे और दबंगई करने वाले दूसरे लोग अपने अपने स्टाफ चलाते थे और ब्लू लाइन वाले डीटीसी बसों के ड्राइवर और कंडक्टर से मिलीभगत करके डीटीसी बसों को रुकवा लेते थे और अपनी बसें पहले चलवाते थे। सभी ब्लू लाइन प्राइवेट बसें थीं, जो ठेके पर चला करती थीं। उन्हें चलाने वाले अपने रूट पर ज़्यादा से ज़्यादा चक्कर लगाकर 2 से 3 गुना पैसे कमाने के चक्कर में बड़ी तेज रफ्तार से चलते थे, जिससे आए दिन हादसे होते रहते थे। लोग इनको दिल्ली की हत्यारी ब्लू लाइन बसें भी कहते थे। लेकिन सितंबर 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान दिल्ली की कांग्रेस सरकार ने इन सभी ब्लू लाइन बसों को बंद कर दिया था। उस बड़े लड़के की गर्दन पर त्रिशूल और डमरू का टैटू बना हुआ था और उसके दाएं हाथ पर जय माता दी गुदा हुआ था। उसकी पैंट सरकी हुई थी और अंडरवियर के साथ अंदर की तरफ एक पेचकस जैसा कुछ ठुनसा दिख रहा था। जब वह लड़का उस आदमी को धमकाने के लिए खड़ा हुआ, तब उसने अपने बाएं हाथ में लोहे के एक कड़े को कसकर फंसा लिया था, जिसे देखकर हसामुद्दीन डर गया था। उस लड़के से नज़र बचाते हुए हसामुद्दीन ने जल्दी से अपना मोबाइल पैंट की जेब में रखा। उसे लगा कि कहीं वह मोबाइल न छीन ले।
तभी बस की बाईं तरफ की सीटों पर बैठी दो औरतों में किसी बात को लेकर गाली गलौज शुरू हुआ। एक ने दूसरी से कहा, सही से बैठो। दूसरी ने कहा, तुझे बैठने की तमीज नहीं है। दूसरी औरत बूढ़ी थी। कंडक्टर ने समझाया, माताजी गलत मत बोलो। उस लड़के ने कंडक्टर से कहा, अबे तुझे चाकू चाहिए तो मुझसे ले ले, मेरे पास है, नहीं तो मैं इन दोनों को ठीक कर देता हूँ। बहुत देर से चांचै लगा रखी है। कंडक्टर ने उस लड़के की बात का जवाब नहीं दिया। कुछ सवारियां और कंडक्टर की दखलंदाजी से वे दोनों औरतें चुप हुईं। बस के ज्यादातर मर्द इन औरतों के बीच हुई बहस को सीरियसली नहीं ले रहे थे। वे उनकी बहस को केवल हंसी की बात समझ रहे थे। बस के अंदर उन औरतों के अगल-बगल खड़े मर्द तो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जबकि पीछे वाले कुछ लोग ठहाके मार रहे थे। दरअसल ज्यादातर मर्द समाज औरतों को इंसान ही नहीं मानता है, नहीं उनकी बातों को गंभीरता से लेता है। सही माने में मर्द औरतों को समझाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वे खुद को बेहतर समझते हैं, जबकि औरतें मर्दों से किसी भी मामले में पीछे नहीं हैं। वे पुलिस, सैनिक, डॉक्टर, व्यापारी, टीचर, प्रोफेसर, ड्राइवर हैं। औरतों और मर्दों को पैदा करने वाली भी वे ही हैं। लाजपत नगर बस स्टॉप पर कुछ और सवारियां उतर गईं। हसामुद्दीन के बाईं तरफ एक सीट खाली हो गई और एक सीट उससे आगे की भी खाली हुई। कंडक्टर ने उन लड़कों को मान देते हुए कहा, भाई सीट पर बैठ जाओ। बड़ा लड़का कुछ संकोच करते हुए हसामुद्दीन के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया और दूसरा लड़का आगे वाली सीट पर बैठा। हसामुद्दीन उस बड़े लड़के से कुछ डरा हुआ था, फिर भी उससे पूछा, तुम बदरपुर में रहते हो? उस लड़के ने धीरे से कहा, नहीं, दक्षिणपुरी में। उस लड़के के मुंह से बदबू आ रही थी। उसने कहा, सर जी, मैं आपको जानता हूँ। मैंने आपको बदरपुर के एक स्कूल में देखा है। ये सुनकर हसामुद्दीन को कुछ राहत मिली। सोचा कि कहीं किसी स्कूल के कार्यक्रम में देख लिया होगा। हसामुद्दीन ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम्हारे मम्मी पापा हैं? उस लड़के ने कहा, सर जी, सब हैं, लेकिन दुनिया बड़ी जालिम है, हमें जीने नहीं देती है। हसामुद्दीन को लगा कि वह लड़का पूरी बात नहीं आप ही बता रहा है। हसामुद्दीन ने कहा, तुम कुछ काम सीख लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। जो भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ, वह बीत गया है, उसे छोड़कर आगे बढ़ो। अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? उस लड़के ने कहा, सर जी, दुनिया बहुत खराब है, क्या काम करें, आप ही बताओ। हसामुद्दीन ने कहा, भाई बहुत से काम हैं, मोटर मैकेनिक का काम सीख लो, बिजली का काम सीख लो, और भी बहुत से काम हैं। उस लड़के ने दोबारा कहा, सर जी, दुनिया जीने नहीं देती, कहकर वह अपना सिर दिखाने लगा और बोला, इसमें डॉक्टरों ने गलत ऑपरेशन कर दिया था। लेकिन हसामुद्दीन ने उस चोट को देखने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे ऐसा करना सही नहीं लग रहा था। फिर उस लड़के ने कहा, सर जी, 50 रुपये दे दो। हसामुद्दीन के मन में उस लड़के को 50 रुपये देने की बात आई, लेकिन वह 20 रुपये ही देने लगा, जिसे वह लड़का नहीं ले रहा था। उसने कहा, सर जी, इतने कम पैसे मैं नहीं लेता। लेकिन हसामुद्दीन ने उस लड़के के हाथ में जबरदस्ती पैसे रख दिए और कहा, कुछ खा लेना। उस लड़के ने कहा, सर जी, इतने में कहाँ कुछ मिलता है, और अपने साथी के साथ वह एम्स मेडिकल वाले बस स्टॉप पर उतर गया। उस लड़के ने बात तो ठीक कही थी, इस जमाने में पैसे कीमत ही कहाँ है। महंगाई के दौर में आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। उन दोनों लड़कों के उतरने पर बस कंडक्टर ने सवारियों से कहा, ये दोनों जेब कतरे थे, इनसे कौन बहस करे। बस कंडक्टर ने एक बात और कही, शनिवार के दिन दिल्ली की बसों में किसी की जेब नहीं कतती है। हसामुद्दीन की बाईं तरफ एक सीट छोड़कर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। हसामुद्दीन ने उस आदमी से कहा, ये लड़के पहले ऐसा नहीं होंगे जैसा हमने इन्हें फिलहाल देखा है। किसी के हालात उसे क्या से क्या बना देते हैं। मुझे लगा कि मैंने एक लड़के को कहीं देखा है। जन्म से कोई बुरा या अच्छा नहीं होता है, अच्छा या बुरा बनने में भी समय लगता है। ये समाज उसे अच्छा या बुरा बनाता है। उस अधेड़ आदमी ने हसामुद्दीन की तरफ देखकर कहा, आपकी बात तो ठीक है, पर बच्चे समझते कहाँ हैं। हसामुद्दीन ने उस आदमी से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं?
उस आदमी ने कहा, केंद्रीय सचिवालय। क्या आप सरकारी नौकरी में हैं? उस आदमी ने कहा, नहीं, एक क्लब है, वहीं पर काम करता हूँ। आप कब से वहाँ काम कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, पिछले 3 साल से। बड़ा क्लब है। हाँ, उस क्लब में बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन सब ठेकेदारी पर हैं। आप पहले कहाँ काम करते थे? साउथ एक्सटेंशन में एक होटल है, मैं वहीं पर कुक था। हसामुद्दीन ने पूछा, आपने कितने साल वहाँ काम किया? उस आदमी ने कहा, 25 साल से ज़्यादा ही। फिर तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। क्या करें? मालिक ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए 18 लोगों को निकाल दिया, जिनमें मैं भी शामिल था। वहाँ पर तो आप परमानेंट होंगे। हाँ, छुट्टियाँ भी मिलती थीं। अभी भी वहाँ पर बहुत लोग काम करते हैं, लेकिन सब ठेकेदारी पर हैं। हमारी तो वहाँ एक यूनियन भी थी। मालिक ने धीरे धीरे सभी को निकालना शुरू कर दिया था। हसामुद्दीन ने कहा, मालिक को यूनियन से डर होता है। उस आदमी ने कहा, डर तो होता है, क्योंकि यूनियन होने से कामगार को एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है। अगर किसी ने कामगार को उचित वेतन नहीं दिया है, तब यूनियन मैनेजमेंट के सामने अपनी बात रखती है। यूनियन न होने से कामगार अपनी बात को मजबूती से और बिना डर के नहीं रख सकता है। हसामुद्दीन ने कहा, आप उस क्लब में क्यों नहीं एक यूनियन बना लें? उस आदमी ने कहा, अब ट्रेड यूनियन बनाना आसान काम नहीं है। सरकार ने ट्रेड यूनियन बनाने के लिए नियमों में बड़ी कड़ाई की है। पहले जहां 7 लोग मिलकर यूनियन बना लेते थे, अब कुल कामगारों का 10% कर दिया गया है। न 10% कामगार होंगे, न यूनियन बनेगी। अब कारखाना और फैक्ट्री के अंदर धरना प्रदर्शन करने की भी छूट नहीं है। सरकार केवल पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। हसामुद्दीन ने कहा, जब ट्रेड यूनियनें नहीं होंगी, तब कामगारों की आवाज़ कौन उठाएगा? उस आदमी ने कहा, अब आवाज़ ही कौन उठा रहा है, जो है वे बहुत कमज़ोर हैं। देखिए, इस क्लब में काम करते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं, लेकिन कोई छुट्टी नहीं मिलती है। जिस दिन काम करने नहीं गए, उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है। हसामुद्दीन ने पूछा, आपको यहाँ कितने पैसे मिलते हैं? उस आदमी ने कहा, 15,000 मिलते हैं, लेकिन आने जाने का किराया और छुट्टी निकल लूँ तो 10,000 बच जाते हैं। लेकिन भाई साहब, बगैर छुट्टी के कैसे काम चलेगा? बस यही सोचता हूँ कि खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ करता रहूं। हसामुद्दीन ने कहा, आपके बच्चे तो बड़े हो गए होंगे? जी, उस आदमी ने कहा। कहाँ रहते आप हैं? उस आदमी ने कहा, विनयनगर, फरीदाबाद में। किराए पर रहते हैं? नहीं, 30 गज का प्लॉट लेकर बना लिया है, उसी में रहते हैं। हसामुद्दीन ने उस आदमी के पीले और जंग लगे हुए दांत देखकर पूछा, क्या आप गुटखा या पान मसाला खाते हैं? नहीं, पर बीड़ी जरूर पीता हूँ। हसामुद्दीन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, आप वादा कीजिए कि आज से बीड़ी नहीं पिएंगे। उस आदमी ने अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन कहा, वादा करके तोड़ना नहीं चाहता हूँ। हसामुद्दीन ने उसे एक सलाह दी, आप आलू, प्याज, फल बेचने का अपना काम करें। इतना पैसा तो आप फरीदाबाद में ही कमा लेंगे। उस आदमी ने कहा, एक बार ढाबा शुरू किया था, लेकिन चला नहीं। वह आदमी केंद्रीय सचिवालय उतरने लगा। तब हसामुद्दीन ने कहा, मैंने आपको 2 बातें बताई हैं, एक बीड़ी न पीने की और दूसरी अपना कोई काम करने की। उस आदमिज ने कहा, बिल्कुल भाई साहब, मैं आपकी बात याद रखूंगा। हसामुद्दीन सोचने लगा, आमजन में बेरोजगारी के चलते ही ठेकेदारी प्रथा फल फूल रही है और नवोदारवादी नीति का मतलब है कि काम ज्यादा, पैसे कम और न कोई छुट्टी, न कोई स्वास्थ्य सुरक्षा और न ही कोई दूसरा फायदा। इस नीति ने केवल पूंजीपतियों को मजबूत किया है। सरकार की इच्छाशक्ति से ही इस देश में ठेकेदारी प्रथा को खत्म किया जा सकता है या लोग ठेकेदारी पर काम ही न करें। निजीकरण पर हसामुद्दीन को अपनी कॉलोनी के एक साथी दशरथ ठाकुर की बात याद आई। वे कहते हैं, सरकारी मुलाजिम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। जिसकी नौकरी लग जाती है, वह खुद को सरकारी दामाद समझने लगता है। दशरथ ठाकुर रेलवे महकमे से रिटायर हो चुके हैं। हसामुद्दीन ने उनसे एक बार पूछा था, क्या रेलवे में सभी मुलाजिम काम नहीं करते हैं?
तब उन्होंने कहा था, सरकारी मुलाजिम देरी से आता है और जल्दी घर चला जाता है। हसामुद्दीन इस बारे में विचार करता है कि कैंटीन में चाय पीना, सिगरेट फूंकना या किसी से बात करने का मतलब यह नहीं है कि वह काम नहीं करता है। कुछ मुलाजिम कामचोर जरूर होते हैं, लेकिन उन्हें कड़ाई से दुरुस्त किया जा सकता है, न कि उदारवादी लोक कल्याणकारी व्यवस्था को बदलकर पूंजीवादी व्यवस्था लागू कर दिया जाए। अंग्रेजी राज में भी तो सरकारी स्कूल थे, सरकारी रेलवे और डाक महकमे थे, तब वहाँ काम होता था, तो आज क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या केवल डर से ही लोग सही से काम करेंगे? निजीकरण तो इसका कोई हल नहीं है। फैक्ट्री मालिक ग्रेच्युटी नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि नवोदारवादी नीति तो केवल टेम्परेरी नौकरी देने के पक्ष में है। आज बड़े बड़े उद्योगों में भी टेम्परेरी नौकरियां ही दी जा रही हैं। पूंजीपतियों के पक्षधर कहते हैं, भाई, सभी को परमानेंट नौकरी नहीं दी जा सकती है। ये सोच हमारे समाज में तेजी से बढ़ाई गई है। पर लोग ये क्यों नहीं सोचते कि कोई पूंजीपति खुद पूंजीपति नहीं बनता है, उसे मजदूर और मुलाजिम पूंजीपति बनाता है। क्या पूंजीपति मजे नहीं करते हैं? उनके बच्चों की शादी में करोड़ों रुपए खर्च नहीं होते हैं। खर्च करना गलत नहीं है, क्योंकि एक का खर्च होना भी तो अर्थशास्त्र में दूसरे की आमदनी है। सरकारी मुलाजिमों की आड़ में तो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों, दूसरे मुलाजिमों के हकों को इन बीते दशकों में तेजी से हड़प लिया गया है। 7 लोग मिलकर यूनियन क्यों नहीं बना सकते हैं, जबकि धर्म को बचाने के लिए 4 लोग खड़े होकर हो हल्ला कर सकते हैं? कामगारों का हक क्या हक नहीं है? किसी कंपनी के मालिक ने किसी को रोजगार देकर क्या उसे अपना गुलाम बना लिया है? हसामुद्दीन को बस की सीढ़ियों पर बैठे उस बड़े लड़के की याद आई, जिसके शरीर पर टैटू खुदे थे। क्या वे पैदाइशी थे या समाज ने ही उसे इतना धर्मभीरू बना दिया? अच्छे बुरे की परवाह न करते हुए उसने अपने धर्म को ज्यादा अहमियत दी। लेकिन धर्म भी एक पदार्थ है, निकालने वाले तो उसमें से अच्छी अच्छी चीजें निकाल कर अपनी जिंदगी संवार लेते हैं। दूसरी तरफ सांप्रदायिक और धार्मिक अवसरवादी तत्व हैं, जो ऐसे लड़कों का इस्तेमाल है, क्योंकि धर्मभीरुता और पक्षधरता तो हर आदमी में होती है, लेकिन सांप्रदायिकता उसके अनुपात को बढ़ा देती है। वे दोनों लड़के भयमुक्त लग रहे थे, लेकिन उन्हें भी भूख और प्यास लगती है। उन्होंने बस में कुछ लोगों को धमकाया भी था। आदमी में डर होता है, पर जिसे सजा का डर न हो तो वह भयमुक्त हो जाता है, या व्यवस्था ही अमानवीय हो जाए, तब आदमी का डर खत्म हो जाता है। अगर आदमी की जीने की चाह ही मर जाए, तब भी आदमी को डर नहीं लगता है। कॉलोनी के साथ ही दशरथ ठाकुर को अब सरकारी नौकरियों में कमियां नजर आती हैं, जबकि वे खुद सरकारी मुलाजिम थे। उनका पैर रेल से कट गया था। रेलवे ने उन्हें अपने महकमे में दूसरा काम दिया, उनका इलाज करवाया, यहाँ तक कि नकली पैर भी लगवाया। उनकी रेलवे की पेंशन है, पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे कामगारों के साथ होने वाले हादसों में मालिक उन्हें बाहर का रास्ता ही दिखा देते हैं। इतने में हसामुद्दीन को कंडक्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी, अरे भाई, बस खाली कर दो। बस मिंटो रोड तक पहुंच गई थी। हसामुद्दीन बस से उतरकर मिंटो ब्रिज से होता हुआ रीगल सिनेमा की तरफ चल दिया। कहानी का अगला भाग जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।